स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी पाठ 7 काव्यखंड का। तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में गद्यखंड और काव्यखंड होता है, तो काव्यखंड का ये हम पाठ 7 या चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पढ़ने वाले हैं हम गज़लें, और ये लिखा है आपका दुष्यंत कुमार जी ने। तो गज़लें जो हैं, सामान्यतः गज़लें आपने सुनी होगी कि आनंद देने के लिए ही गज़लों का लिखी जाती थी, पर ये सामान्य गज़लें नहीं हैं। इन गज़लों के माध्यम से हमारे कवि जो हैं दुष्यंत कुमार जी, वो समाज में जो वर्ग है, समाज की जो राजनीति है, समाज के जो ऐसे काम हैं कि जैसे भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये बहुत सारी बुराइयां जो हैं समाज की, उन बुराइयों के बारे में ये अपने गज़लों के माध्यम से समझाना चाहते हैं। सबका माध्यम अलग रहता है, तो दुष्यंत कुमार जी जो हैं गज़लों के माध्यम से समझाते हैं कि आज हम देखें तो कैसा समाज हो चुका है, कैसी राजनीति हो चुकी है, कैसे समाज की बुराइयां हैं, कैसी कुप्रथाएं चल रही हैं। ये सारी चीज़ें हम जो है इस चैप्टर के माध्यम से, इस गज़लों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इनके बहुत ही सुंदर पंक्तियों से इन्होंने इस चैप्टर का शुभारंभ किया है। ये कहते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इन्हें कहने का मतलब यह है कि चाहे वो मेरे सीने में जले, चाहे तुम्हारे सीने में जले, पर वो आग जलनी चाहिए, बदलाव की आग, समाज में बदलाव की आग। समाज में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हम कैसे बदल सकते हैं, कैसे उन बुराइयों को हम ख़त्म कर सकते हैं, वो जो आग है, वो आग हमारे नहीं तो आपके सीने में जलनी चाहिए। मेन उद्देश्य है उसका आग का जलना। तो ये इन्होंने इस पंक्तियों के माध्यम से, इस गज़ल के माध्यम से इन्होंने इस चैप्टर की शुरुआत की है। चलिए, तो इनका जन्म जो है 1933 में इनका जन्म हुआ, राजपुर गांव, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो यहाँ लिखी हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें प्रमुख रचनाएं जो हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए की धूप, जलते हुए वन का बसंत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये अपनी गज़लों के माध्यम से भी प्रसिद्ध हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि कवि जो है एक समाज का दर्पण का काम करता है। समाज में जो होता है तो कोई उसको अपनी कहानी के माध्यम से, कोई कविता के माध्यम से, कोई गज़लों के माध्यम से, कोई नाटक के माध्यम से उस समाज की बुराइयों को दिखाना चाहता है। तो वही जो है इसमें भी इन्होंने अपने गज़लों के माध्यम से बताया है। इनकी मृत्यु जो है 1975 में हुई। गज़ल संग्रह, तो गज़ल लिखने का दौर तो था है नहीं, और गज़ल जो है, गज़ल ऐसी हैं कि ना उसका कोई ना तो शीर्षक मिल पाता है, तो गज़लों को उन्होंने शीर्षक अलग से नहीं दे पाए, तो गज़ल जो है गज़ल के नाम से ही लिखी। अब एक संकलित कहाँ है, तो ये साए में धूप जो गज़ल संग्रह है, उस गज़ल संग्रह में संकलित है। ठीक है। इनका मुख्य विषय से मतलब ये कि ये जो गज़लें इन्होंने लिखा है, ये जो पाठ लिखा है आपके पाठ्यक्रम में आया है, तो इस पाठ्यक्रम में इस पाठ के आने का उद्देश्य क्या है, आपको समझाना क्या चाहता है कवि। तो वो इसमें देखें तो वो समझाना चाहता है कि राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है, राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करके उसका विकल्प खोजना इनका मुख्य उद्देश्य है। कि जो चल रहा है उसको खारिज करना है, उसके खारिज करके उसको अलग करके उसका विकल्प, इसका ऑप्शन, क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या विकल्प हो सकता है, वो विकल्प जो है इन गज़लों के माध्यम से वो खोजने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं एक समाज को जागृत करने का, समाज में क्रांति लाने का प्रयास करते हैं अपनी गज़लों के माध्यम से। ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं, तो शुरू करते हैं हम गज़लें। तो इनकी पहली गज़ल जो है बहुत ही अच्छी बात कही गई इसमें। देखते हैं। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा तो तय था चिरागा एक घर के लिए,
कहाँ चिराग मैस कर नहीं शहर के लिए। तो चिराग मतलब जो सुख सुविधाएं की बात होती है, तो वो जब राजनीति में ये लोग राजनेता आते हैं, तो राजनेता जब राजनीति में आते हैं तो बहुत सारे वादे करते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये बहुत सारे ऐसे वादे करते हैं। तो उन वादों के बारे में इस गज़ल में बताया गया है कि कहा तो तय था, कहा तो तय था मतलब कहा था, उन्होंने तय किया था चिरागा हर एक घर के लिए, कि हर एक घर के लिए सुख सुविधाएं हम देंगे, हर एक घर के लिए चिराग, लाइट, बिजली, पानी, जो भी व्यवस्था रहती हैं वो सारी व्यवस्थाएं वो करेंगे हर एक घर के लिए। अब देखिए पर वर्तमान में उसका किया क्या है, वर्तमान में किया क्या है। तो कहाँ चिराग मैसकर नहीं शहर के लिए, मैसकर मतलब होता उपलब्ध होना, तो कहाँ चिराग मैसकर नहीं शहर के लिए। कहा तो तय था कि सुख सुविधाएं हर एक घर के लिए कहेंगे, हर एक घर के लिए सुख सुविधाएं के बारे में कहेंगे और उनकी पूर्ति करेंगे। पर वर्तमान में क्या उसका परिणाम निकला, तो उसका रिजल्ट जो है, परिणाम जो है ये निकला कि शहर के लिए भी वो सुख सुविधाएं नहीं दे पाए। तो तय था कि हम शहर में प्रत्येक घर में वो सुख सुविधाएं देंगे, पर वर्तमान में ये हुआ कि एक घर तो ठीक है, शहर के लिए भी वे सुख सुविधाएं नहीं दे पाए। ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो दरख्तों, बाकी समझ में आ जाएगा आपको क्या लिखा है। दरख्त जो है, दरख्त से मतलब होता है समाज में, शहर में ऐसी कई संस्थाएं होती हैं जो समाज सेवा या समाज सेवी होने का काम करती हैं। वो समाज में एक ऐसा बदलाव लाती हैं जो समाज की सेवा है, जो गरीब वर्ग है, जो असहाय वर्ग है, तो उन वर्गों की सहायता करने का काम करते हैं। तो वही से बताया गया है कि यहाँ उन संस्थाओं की साए में धूप लगती है, मतलब उन संस्थाओं, वो संस्थाएं क्यों खोली गई थी कि ताकि जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता कर सकें। पर वो भी क्या कर रही हैं, वो भी सहायता देने का काम अब नहीं कर रही हैं, वो भी लोगों को, गरीबों को परेशान करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। तो फिर कभी कहते हैं कि चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए, तो जिनसे हमें एक आशा थी कि वो हमारी सहायता करेंगी, गरीबों को, असहाय लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएंगी, क्योंकि वो संस्था ही खोली गई थी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। पर वर्तमान में वो भी कुछ नहीं कर रही हैं, इसलिए कभी कहते हैं चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। अब यहाँ रुकने का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस तीसरी गजल में दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि समाज को ऐसे ही लोग चाहिए है, या उन राजनेताओं को ऐसे लोग चाहिए है कि जो उनकी जो करते रहें उनकी सुनते रहें, उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया ना दें। तो वही से बताया गया है, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो कितनी अच्छी बात कही गई इसमें कि ना हो कमीज, अगर उनके पास सुख सुविधा नहीं है, सुख सुविधा नहीं है, उसके बाद भी वो कभी अपने उन सुख सुविधाओं के लिए, उन राजनेताओं के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। सुख सुविधा नहीं है तो भी राजनेताओं के खिलाफ जो है वो आंदोलन नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, और ना भी विद्रोह की चिंगारी को जलाएंगे। अब तो कवि क्या कहता है, ये लोग कितने मुनासिब हैं सफ़र के लिए, ऐसे ही लोग चाहिए हैं, ऐसे ही लोग, किसको, ऐसे ही लोग चाहिए उन राजनेताओं को जो काम नहीं करना चाहते, जो चुनाव में जीतने के बाद भी काम करना नहीं चाहते। ऐसे ही लोग चाहिए उन लोगों के लिए कि जो ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, यानी उन पर जितने भी उन पर अत्याचार किए जाएं,
कितने ही उनसे दुर्व्यवहार किया जाए उसके बाद भी वो क्रांति नहीं लाएंगे, उसके बाद भी वो आंदोलन नहीं लाएंगे, उसके बाद भी वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे। तो ऐसे ही लोग चाहिए सफ़र के लिए, जिस सफ़र में कभी जो है वो राजनीति जो है आगे बढ़ रही है, आज के राजनेता जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुदा ना सही ना सही आदमी का खौफ सही, खुदा नहीं ना सही आदमी का खौफ सही, कोई हसीन नजारा तो है नज़र के लिए। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, राजनेता तो के ऊपर इन्होंने लिखा है ये कि वो ऐसे होते हैं कि वो ईश्वर को नहीं मानते कि ईश्वर क्या होते हैं, खुदा क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, उनको नहीं मानते। तो उनके लिए कहा गया है, उनके लिए कहते हैं कि खुदा नहीं ना सही, खुदा अगर नहीं मानते तो ना सही, पर उस खुदा ने इस इंसान को, इस मनुष्य को, इस व्यक्ति को तो बनाया है। उस खुदा ने इस इंसान को, इस आदमी को तो बनाया है। उस आदमी तो है वो इंसान, उस खुदा का बनाया हुआ एक व्यक्ति। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कोई तो है जिससे हम उस खुदा को पहचान सकते हैं। तो उस खुदा से डरने के कहा गया है कि उस खुदा से, इससे ईश्वर से डरो, क्योंकि अगर ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर विश्वास नहीं करते तो ठीक है ना सही, पर उस ईश्वर ने इस इंसान को तो बनाया है, इस इंसान के लिए आप काम कीजिए। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। बे मुतमैन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, बे मुतमैन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज की असर के लिए। इस गजल में बताया गया है कि मैं मुतमैन है, वे मुतमैन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे जानते हैं, लोग जानते हैं, समाज जानता है, इंसान जानते हैं कि पत्थर हैं वो पिघल नहीं सकते। जो अत्याचार करते हैं, जो शोषण करते हैं, शोषित वर्ग रहता है, उस शोषित वर्ग के बारे में कहा गया है कि वे शोषित वर्ग हैं, वे जानते हैं कि पिघल नहीं सकते, वे पिघल नहीं सकते, उनमें दया नहीं आ सकती। उसके बाद भी क्या कहा गया है, मैं बेकरार हूं आवाज की असर के लिए, पर उसके बाद ही मैं, कभी कहते हैं उसके बाद ही मैं आवाज उठाता रहूंगा, और मैं बेकरार हूं मतलब मैं इंतजार कर रहा हूं, एक आतुरता से मैं उस पल का, उस क्षण का इंतजार कर रहा हूं, जब वो क्षण जो है, वो पल जो है आएगा, जब उस आवाज का असर होगा। आज मैं जो विरोध कर रहा हूं, उस विरोध का जब असर होगा, मैं उस पल के लिए, उस क्षण के लिए बेकरार हूं, उस क्षण का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आशा है कितना आपको समझ में आ गया होगा। तेरा निज़ाम है सिल्दे जुबान शायर की, तेरा निज़ाम है सिल्दे जुबान शायर की, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो तेरा निज़ाम है, तेरी निज़ाम है, तेरा ही शासन है, तेरा ही अधिकार है। तो इन राजनेता से कहते हैं कि तेरा ही अधिकार है, तेरा ही निज़ाम है सिल्दे जुबान शायर की। जो शायर हैं, शायर से मतलब वहाँ जो बोलने वाले हैं, जो हक के खिलाफ बोलने वाले हैं, उनकी जुबान भी सिल दो। अगर उनकी जुबान भी सिल देते हो तो वो भी सिल सकते हो। ये एहतियात जरूरी है, ये भी करना जरूरी है उस बहार के लिए, उस क्रांति के लिए। जो क्रांति होगी, जुबान सिलने से मतलब ये है कि जो अत्याचार करते हो ये भी जरूरी है, क्योंकि जब तक अत्याचार ज़्यादा नहीं होंगे जब तक लोग जाग नहीं सकते। तो ये भी जरूरी है उस बहार के लिए, उस क्रांति के लिए। ठीक है, अब इस लास्ट या अंतिम गज़ल में दुष्यंत कुमार जी अपने बारे में कहते हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर की तले, अगर मैं जीऊँगा भी तो अपने बगीचे में गुलमोहर की फूल की तरह मैं जीऊँगा, मतलब अपने स्वाभिमान, अपने आदर्श की रक्षा करते हुए मैं जीऊँगा। मरे तो गैर की गुलमोहर के लिए, अगर मरेंगे भी तो हम तो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए, दूसरों के अत्याचार जो होते हैं उनको मिटाने के लिए ही मैं मरूंगा। तो देखा आपने
ये गज़लें हैं। इन गज़लों के माध्यम से कवि जो है दुष्यंत कुमार जी जो हैं बताना चाहते हैं कि समाज में कितनी बुराइयां हैं। आज जो है शोषित और शोषण, इतना शोषण वर्ग जो है इतना शोषण हो रहा है उसके द्वारा कि लोगों के लिए जीना भी संभव नहीं है। ठीक है, तो गज़लों के माध्यम से हमारे कवि ने आपको समाज की स्थिति, राजनीति की स्थिति, राजनीति के साथ समाज में जो कुछ चल रहा है उसको एक खोजने का, उसको विकल्प जो खोजने का एक माध्यम ढूंढा है। अब इन्होंने अपनी गज़लों के माध्यम से साथ में यही बताया है कि राजनीति कैसी हो चुकी है आज, कि जो वादे हैं वो वादे करते तो हैं पर उन्हें पूरा नहीं करते। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।